Dear students, now we will see some numerical on the metacenter height and the acceleration of the rigid body. So this is the most important. These are the most important topics of the fluid mechanics. और इनसे जो है जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में हर जगह मिलेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करना रिक्वायर्ड समझा। तो कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन कैसे बनता है मेटा सेंटर हाइट से। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल ये देखो, आईईएस 1996 में आया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मेटा सेंटर हाइट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी डिपेंड्स directly on the shape of its waterline area, on the volume of liquid displaced by the body, on the distance between the metacenter and the center of gravity, on the second moment of waterline area। तो आप एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि जो मेटा सेंटर हाइट है जी एम, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, बी एम माइनस बी जी। ओके, तो बी एम जो मैंने बताया है कि बी एम क्या है, आई डिवाइड बाई वॉल्यूम डिस्प्लेस माइनस बी जी। ओके, इसमें देखा जाए तो अगर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस ज्यादा होगा, द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बाय द वाटर, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वाई बोट और फ्लोटिंग बॉडी। तो ये जो वॉल्यूम है, दिस इज द डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम दैट हैज डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई बोट और फ्लोटिंग बॉडी। तो जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो जितना ज़्यादा होगा, है ना, उतना ही डी वाई एम जो है कम होगा। तो जी एम जो है आपका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेटा सेंटर हाइट है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जी एम इज द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। अब डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो फ्लोटिंग बॉडी है वो वाटर में कितनी ज़्यादा इंसर्ट हुई है ना, सबमर्ज हुई है। जैसे ये पार्ट है, इतना सबमर्ज हुआ है, अगर ये ज़्यादा सबमर्ज हो जाएगा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इन बढ़ जाएगा। जैसे इस केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम V1 है, इसमें V2 है, तो V2 इज ग्रेटर देन V1। तो अगर जो जो पार्ट ड्राफ्ट अगर ज़्यादा अंदर किसी बॉडी का चला जाएगा वाटर में, तो उसका मेटा सेंटर हाइट कम होगा और इसकी स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो राइट हो ही गया, ऑन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द मेटा सेंटर एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये भी बात सही है। इस जो मेटा सेंटर हाइट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लोकेशन और मेटा सेंटर की लोकेशन पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन टू एंड थर्ड हो गया। बाकी ऑप्शन ये दोनों गलत हैं, ऑन द सेकंड मोमेंट ऑफ वाटर लाइन एरिया और डायरेक्टली टू द शेप ऑफ द वाटर लाइन एरिया। ठीक है ना, तो ये आप देख ले, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें आप लोग देख रहे होंगे जी एम इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई वी लिखा है, तो आप समझेंगे आई पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन इसने यहाँ लिख दिया है ऑन द सेकंड मोमेंट ऑफ वाटर लाइन एरिया, इसलिए ये गलत है, नॉट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। The least radius of gyration of the ship is 9 meter and the metacenter height is 750 millimeter. The time period of oscillation of the ship is। तो यहाँ से देखते हैं कि ये पूछा गया है, द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए शिप इज 9 मीटर। तो लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट इज द के, दैट इज इक्वल टू 9 मीटर। एंड द मेटा सेंटर हाइट GM इज इक्वल टू 750 मिलीमीटर, तो 0.75 मीटर। द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द शिप, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड निकालने का, T बराबर 2 पाई, फॉर्मूला याद कर लें, I डिवाइड बाई W इंटू जी एम। ठीक है, वेयर W इज द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी, जो फ्लोटिंग बॉडी है उसका वेट।
तो यहाँ से देखो आई की वैल्यू जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। तो टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट एम के स्क्वायर डिवाइड बाई एम जी इंटू जी एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो टी बराबर 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर इंटू जी एम इंटू जी। तो आप ये फॉर्मूला यूज करें 2 पाई अंडर रूट 9 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम 0.75 इंटू 9.81। तो देखो कितनी वैल्यू आती है 81 डिवाइड बाई 0.75 डिवाइड बाई 9.81 इंटू 2 इंटू शिफ्ट दबा के पाई 20.84 सेकेंड। देखो ये कौन सा ऑप्शन दिया, सी ऑप्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रहे हैं आईएएस वगैरह में कि आपसे डायरेक्ट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पूछ लेता है। अगर जो आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी, तो आप निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी। यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए सिलेंड्रिकल वेसल हैव इट्स हाइट इक्वल टू इट्स डायमीटर इज filled with liquid and move horizontal at an acceleration equal to the acceleration due to gravity. The ratio of the liquid left in the vessel to the liquid at the static equilibrium condition. तो इसमें क्या है कि cylindrical vessel है जिसकी हाइट जो दी है दैट इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर के इक्वल जिसकी हाइट दी गई है आपको। ठीक है, cylindrical vessel have having heights having its height equal to its diameter is filled with liquid and move horizontally at an acceleration equal to acceleration due to gravity. इस तरह से ये पूरा का पूरा वाटर से भर दिया गया। ठीक है, ये सिचुएशन अब कह रहा है कि इस डायरेक्शन में ए एक्स इज इक्वल टू जी ग्रेविटी से मूव करने लगा। तो ए जेड इज इक्वल टू 0, टैंक नीचे ऊपर तो जा नहीं रहा है। तो ये पूछ रहा है कि मतलब द रेशियो ऑफ लिक्विड लेफ्ट इन द वेसल टू द लिक्विड एट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो कितना वाटर बचा उसके अंदर कुल मिला के। तो हमें क्या करना है, जब ये एसिलेट होगा तो वाटर ऊपर की तरफ राइज होगा, इस तरह से हो जाएगा। जितना ऊपर इधर राइज होगा उतना ही इधर डाउन होगा। तो मान लिया मैंने डेल्टा जेड हाइट राइज हुआ, तो ये एंगल जो है थीटा फॉर्म होता था। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी बाई 2। यहाँ से देखें तो हमने बताया था टेन थीटा इज इक्वल टू क्या था हमारा, ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी। तो व्हेन ए जेड इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स इज इक्वल टू जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आता था आपका 45 डिग्री। यानी कि थीटा इज सॉरी थीटा इज इक्वल टू क्या आता था 45 डिग्री, यानी कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस फॉर्मूले में देखो तो क्या आएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू आपका डेल्टा जेड डिवाइड बाई डी डिवाइड बाई 2। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा डी डिवाइड बाई 2, यानी कि एच बाई 2। यानी कि कितना हाइट वाटर राइज हो जाएगा, जितना भरा था उसका आधा पानी जो है बाहर की तरफ फैल जाएगा, आधे हाइट के बराबर। ठीक है, तो इनिशियल में वाटर कितना था, इनिशियल वाटर लेवल था एच, फाइनल वाटर लेवल इन टैंक जो फाइनल वाटर लेवल रह गया वो कितना रह गया एच बाई 2। तो रेशियो कितना रह गया एच बाई 2 डिवाइड बाई एच, एरिया कैंसिल हो जाएगा तो वॉल्यूम रह जाएगा, तो 0.5। इसका क्या ऑप्शन है 0.5। तो ये याद रख लें कि अगर जो मान लिया कोई टैंक, इस तरह के क्वेश्चन रिपीटेड आए हुए हैं आईएएस में, कि कोई टैंक मान लीजिए कल को कह दे कि किसी न्यूमेरिकल में इस तरह से एसोलेट कराया गया कि जो वाटर राइज हुआ, जो एंगल बनाया थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, तो किस एसोलेशन से एसोलेट कराया, तो समझ लें आप ग्रेविटी से एसोलेट कराया। इसमें कुछ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। और ध्यान रखें डेल्टा जेड की जो वैल्यू होगी वो अगर डायमीटर के इक्वल है तो डायमीटर के हाफ के बराबर होगी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ए बार्ज 30 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। एक बार्ज कोई है जिसकी जो अ, इस तरह से
10 मीटर इसकी विड्थ है और 30 मीटर लॉन्ग है, हैज ए ड्राफ्ट ऑफ 3 मीटर व्हेन द फ्लोट विद इट्स साइड इन वर्टिकल पोजीशन। तो जो ड्राफ्ट है वो 3 मीटर वाटर में अंदर चला गया, 3 मीटर वाटर में अंदर गया। इफ, अब कह रहा है कि इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज 2.5 मीटर अबव द बॉटम, द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ मेटा सेंटर हाइट। ये कह रहा है कि ड्राफ्ट अगर 3 मीटर चला गया और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसका ड्राफ्ट ऑफ 3 मीटर, ठीक है, when floating with its side in vertical position, if its center of gravity is 2.5 meter above the bottom, the nearest value of meta center height, nearest value of meta center height कितनी होगी? तो मान लिया O पॉइंट ये है और जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कितना है G, OG जो है इसने बताया 2.5 मीटर पे है। अब B जो होगा बायंसी वाला, OB 3 का हाफ होगा 1.2 मीटर। तो BG आपका क्या आ गया, OG माइनस OB यानी कि 1 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, BM फाइंड आउट करना है। BM इज इक्वल टू क्या है, I डिवाइड बाई B, ठीक, ये देख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, जो इसका टॉप व्यू का एरिया है 10 × 30 इंटू जितना पार्ट वाटर में अंदर है इंटू 3 मीटर, ये तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो गया। आई क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई मिनिमम। ये दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेक्शन के अबाउट होंगे, इस लाइन के अबाउट भी हो सकता है, इन एक्सिस को कट कर एक इसके अबाउट, इन दोनों मिनिमम कौन सा देखना है। तो आई मिनिमम इज इक्वल टू 1/12 30 × 10 का होल क्यूब, ये वाला मिनिमम होगा। तो आप बी एम निकाल सकते हैं, बी एम इज इक्वल टू आ गया 1/12 30 × 10 का होल क्यूब डिवाइड बाई 10 × 30 × 3। तो बी एम आपका कितना आया, तो 30 × 10 डिवाइड बाई 3/12 2.77, बी एम आपका आएगा 2.77 मीटर। तो आपका जी एम कितना हो गया, बी एम माइनस बी जी, यानी कि 2.77 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.77 मीटर। तो ये आपकी वैल्यू आ गई जीएम की, जो आपसे न्यूमेरिकल में पूछा है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। ए ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स of weighs 2 meter into 2 meter contain a liquid of specific gravity 0.8 up to the height of 2.5 meter. The box is imparted a vertical upward acceleration of 4.9 meter per second square. What will be the pressure on the base of the tank? तो कह रहा है कोई टैंक है इस तरह से, ठीक, तो टैंक का जो 2 मीटर ये विड्थ है, इधर 2 मीटर इसकी लेंथ है, और जो वाटर भरा हुआ है दैट इज अप टू द हाइट ऑफ 2.5 मीटर। इसने ये नहीं बताया टॉप कितना है। कंटेन ए लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 अप टू द हाइट ऑफ 2.3 मीटर। जो लिक्विड भरा हुआ है दैट हैज द डेंसिटी 600 kg पर मीटर क्यूब। अगर ये ऊपर की तरफ एसलेट होता है, ए जेड इज इक्वल टू पॉजिटिव 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट इज द प्रेशर एट डाउनवर्ड, मतलब व्हाट इज द प्रेशर, यहाँ 0.1 है आपका, यहाँ 0.2 है, तो जो P2 प्रेशर होगा वो आपको निकालना है, बेस ऑफ द टैंक, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू P1 प्लस क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या होता था, रो जी एच। कब, ये तब होता था जब ये सिंपल रखा हुआ है। अगर ऊपर की डायरेक्शन में एसलेट हो रहा है तो नीचे जो बेस पे प्रेशर होगा वो कितना होगा, P1 प्लस रो इंटू एच अलग कर लो, जी प्लस एसलेशन जितने से वो एसलेट हो रहा है, ठीक है। तो हमारा जो प्रेशर हो गया P2 माइनस P1 का डिफरेंस गेज प्रेशर निकालते हैं,
तो रो एच इंटू जी प्लस ए जेड। तो ये आपका हो गया 800 इंटू एच 2.5 इंटू जी कितना है 9.81 प्लस 4.9। तो 9.81 प्लस 4.9 इंटू 2.5 इंटू 800, तो ये आ जाएगा डेल्टा पी जो गेज प्रेशर होगा। कौन सा गेज प्रेशर? 29.40 किलो पास्कल। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस तरह से कई क्वेश्चन कई बार आईएएस इसरो में आया हुआ है, तो आप ऐसे याद रखें कि सिंपल फॉर्मूला कि जो बॉटम में प्रेशर होगा, मतलब सिंपल कि जैसे मान लिया कोई टैंक है, ये टैंक में कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट अपर पॉइंट पे, एक पॉइंट लोअर पॉइंट पे, तो P2 को हमेशा ऐसे लिखो P1 प्लस रो इंटू एच ए जेड प्लस जी। अगर ये ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है तो ए जेड आपका पॉजिटिव होगा, नीचे की तरफ एसलेट कर रहा है तो निगेटिव होगा। अब मान लिया ये फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है तो ए जेड इजिकल टू माइनस जी हो जाएगा, तो आपका P2 इजिकल टू क्या हो जाएगा P1। इस तरह से आप याद रखें। अगर यही टैंक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता 4.9 से तो आप सिंपल सा यूज करते P2 इजिकल टू P1 प्लस रो इंटू एच 9.81 माइनस 4.9 लगाते, तब आपका प्रेशर कुछ और आता। तो ये फॉर्मूले आप एकदम रट के रखें। A beaker of water is falling freely under the influence of gravity. Point V is on the surface and point C is vertically below V near the bottom of the beaker. If PV is the pressure at the point V and PC is the pressure of point C, then which one of the following is correct? तो मैंने बताया था कि अभी अगर कोई टैंक है या कोई बीकर है, अगर फ्रीली फॉलिंग कंडीशन में है तो ए जेड इजिकल टू क्या हो गया माइनस जी। उस कंडीशन में जो यहाँ का प्रेशर होगा, मान लिया 0.1 यहाँ है 0.2 यहाँ है, तो P1 इजिकल टू क्या होगा P2। तो पीवी इजिकल टू यहाँ क्या होगा पीसी। दोनों पॉइंट का प्रेशर आपका इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। व्हाट एक्सेलरेशन वुड कॉज द फ्री सरफेस ऑफ ए लिक्विड कंटेन इन ओपन टैंक मूविंग इन हॉरिजॉन्टल ट्रैक टू डिप बाई 45। तो अभी मैंने बताया था अगर थीटा इजिकल टू 45 आता है तो इसका मतलब है ए एक्स इजिकल टू प्लस जी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किससे? ग्रेविटी से एक्सेलरेट हो रहा होगा। चाहे आप फॉर्मूला यूज कर लो, टेन थीटा इजिकल टू ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी। ए जेड इजिकल टू जीरो होगा, टेन थीटा इजिकल टू 45, टेन 45 इजिकल टू ए एक्स डिवाइड बाई जी। तो 1 इजिकल टू एक्स डिवाइड बाई जी, ए एक्स इजिकल टू जी। अब कैसे भी सॉल्व कर लो आंसर आपका एक ही आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये हमने संजल की बुक से लिया हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक बार देखें ऐसे जरा क्वेश्चन को। ठीक है ना। तो देखते हैं। एन 80 सेंटीमीटर हाई फिश टैंक ऑफ प्रोसेक्शन एरिया, इसका प्रोसेक्शन एरिया आपको दे दिया टैंक का, इसका प्रोसेक्शन एरिया टैंक का दे दिया 2 इंटू 0.6 मीटर स्क्वायर that have initially filled with water is to be transported on the back of a truck. The truck accelerates from 0 to 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड। ठीक है। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो आ रहा है ए एक्स दैट इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब है कि 90 माइनस जीरो डिवाइड बाई 10 तो ए एक्स इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर का होल स्क्वायर एक तरह से आया। चाहो तो मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो यहाँ से, चाहे आप पहले ही आप कन्वर्ट करके देख लो वेलोसिटी को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वेलोसिटी आपको दी गई है न्यूमेरिकल में v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर, तो कर दो 5 डिवाइड बाई 18 पंजे 90 पचम 25 मीटर पर सेकंड। जब भी कभी आपको किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो सीधा 1000 डिवाइड बाई 3600 से डिवाइड कर दो। ठीक है। 2 से 2 यहाँ गया, 10 डिवाइड बाई 36 यानी 2 पंजे 10 और 18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो मैं 90 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया 25 मीटर पर सेकंड, तो 25 माइनस जीरो डिवाइड बाई 10, तो ए एक्स इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आया। ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि
if it is desired that no water spills during the acceleration, ठीक, no water spill during acceleration, determine the allowable initial water level in the tank. Okay, what you recommended that tank to be aligned with the long और short side. ये देखना है कि टैंक को हम लॉन्गर साइड की तरफ रखें 2 मीटर की तरफ, या फिर हम उसे 1 मीटर की मतलब 0.56 मीटर की तरफ रखते हैं। तो पहले क्या किया हमने, मान लिया कि ये जो बी है दैट इज द 2 मीटर, हमने लॉन्गर साइड को अलाइन किया, ये डायरेक्शन में एसलेशन है। तो देखो टेन थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ए एक्स डिवाइड बाई ए जेड प्लस जी। ए जेड तो आपका जीरो है ही, तो थीटा इज इक्वल टू, या आपका टेन थीटा इज इक्वल टू आपका आ गया, ए एक्स की वैल्यू कितनी दी है 2.5 डिवाइड बाई 9.81। अब इससे आ गया 2.5 डिवाइड बाई 9.81, तो टेन थीटा आपका आ गया 0.2548। अब यहाँ से देखो टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा जेड डिवाइडेड बाई बी बाई टू। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू बी बाई टू इंटू टेन थीटा। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 0.2548 इंटू टू डिवाइड बाई टू। तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू आया 25.48 सेकेंड, मतलब सेंटीमीटर। तो अगर लॉन्गर साइड लेके चलेंगे तो आपका जो डेल्टा जेड आएगा वो कितना हाइट ये राइज करेगा, 25.448 सेंटीमीटर। तो इनिशियल हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, मान लिया इनिशियल हाइट इसकी ये थी और इससे ये ज़्यादा राइज करके टोटल है 80, तो ये निकालनी है तो 80 से माइनस कर दो, तो आपको ये वाली डिस्टेंस एच नॉट निकल के आ जाएगी जो इनिशियल हाइट होगी। ठीक है, तो एच नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 80 माइनस 25.48। तो आपका इनिशियल हाइट जो है 54 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर जो यही क्या करता है कि जो स्मॉलर साइड है उस डायरेक्शन में रख देता है टैंक को उठा के, मतलब क्या करता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है वो बी क्या करता है, ये इसने 2 इंटू 0.6 बताया है, तो बी की वैल्यू उठा के 2 न रख के ये बी की वैल्यू को तो अगर जो स्मॉलर साइड जो है इसके अलोंग कर देंगे तो आपका देखो डेल्टा जेड राइज कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ये वाला, डेल्टा जेड इज इक्वल टू बी बाई टू इंटू टेन थीटा। तो बी बाई टू कितना है 0.6 डिवाइड बाई टू इंटू टेन थीटा कितना हो गया 0.2548। तो यहाँ से देखो कितना आएगा 0.3 इंटू 0.2548, तो ये आएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखो 7 सेंटीमीटर ही राइज होगा। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी गाड़ी में जा रहे हैं और आपने कोई पानी से भरा हुआ टैंक रखा हुआ है, तो जो स्मॉलर साइड है, ये हम लोगों के लिए साइंस की भी बात है कि जो स्मॉलर साइड है वो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है उस डायरेक्शन में रखें। ठीक है, जिससे कि वाटर राइज कम हो। अगर आप लॉन्गर डायरेक्शन में रख देंगे तो वाटर राइज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है ना, चलो ओके, थैंक यू।